हमारी जीप लुधियाने शहर में दाखिल हुई तो सूरज तुलू हो चुका था। नासिर की तजवीज़ पर हमने लुधियाने के मशहूर हलवाई शंकर दास की हट्टी पर लजीज और मुरगन नाश्ता किया और एक बार फिर मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दरमियानी रफ्तार से कोई घंटा भर के सफर के बाद हम जालंधर शहर की हुदूद में दाखिल हुए और फिर एक गुंजान आबाद इलाके में पहुंच गए। नासिर के मुताबिक वो आबादी गोपाल नगर कहलाती थी। फिर हम जिस बाजार में दाखिल हुए उसे पहचानने के लिए मुझे नासिर की मदद की जरूरत नहीं थी। वो बिलाशुबा अनाज मंडी थी जिसे मकामी लोग दाना मंडी कहते थे। नासिर ने 3 दरवाजों वाली एक बड़ी सी दुकान के सामने जीप रोक दी। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो मखसूस 24 संदूकची के अकब में आलती पालती मार कर बैठे 44-45 साला सरदार ने खंदा पेशानी से हमारा इस्तकबाल किया, मगर उसके अंदाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जिसकी मैं नासिर और यासिर के बयान की रोशनी में तवक्को कर रहा था। मैंने देखा कि नासिर के अंदाज में भी सरसरी सी गर्मजोशी है। नासिर ने उस सरदार को मुखातिब किया तो मुझे उस रस्मी से इस्तकबाल की वजह भी मालूम हो गई। वो बोला, यशवंत सिंह जी, ज्ञान भैया अभी घर से नहीं आए। उसकी बात सुनकर यशवंत सिंह ने नफी में सर हिलाकर ठेठ पंजाबी में कहा, वो तो अपने माल मवेशियों का सौदा करने कल दोपहर अपने गांव मधुपुर चले गए थे। वो परसों तक यहाँ का चक्कर लगाने का कह कर गए हैं, मगर यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। यशवंत सिंह की ज़बानी ये मायूस कुन खबर सुनकर मैंने नासिर की तरफ देखा। उसने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश से मुझे तसल्ली दी और फिर यशवंत से मुखातिब हुआ। बोला, और छोटे सरदार जी ध्यान सिंह कहाँ हैं? क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? नासिर का सवाल सुनकर यशवंत सिंह ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। बोला, ध्यान सिंह भैया ने तो अब मुस्तकिल तौर पर पठानकोट में डेरा जमा लिया है। आपको शायद पता नहीं, उन्होंने वहाँ के वायुसेना के अड्डे पर भी शेड्स बनाने के लिए मजदूर सप्लाई का ठेका ले लिया है। ये नई इत्तला सुनकर नासिर और मैं चौंके। फिर नासिर ने मसनूई मसरूर लहजे में कहा, बहुत खूब, ये तो बहुत खुशी की खबर है। इस पर तो दोनों भाइयों को बधाई देना और मिठाई खाना बनता है। फिर उसने खासे मानी खेज लेकिन दबे दबे लहजे में कहा, लगता है अर्जुन सिंह जी वाकई बहुत मेहरबान हैं उन दोनों भाइयों पर। 2-4 महीने में ही करोड़पति बनने वाले हैं। ये सुनकर यशवंत सिंह चौंका और फिर एक नजर मुझ पर डालकर शिकायत भरी नजरों से नासिर को देखा। इस पर नासिर ने उसका शाना थपक कर कहा, फिक्र न करो यशवंत भैया, ये कोई गैर नहीं, मेरे सगे मामू मुराद वानी हैं, इनसे कैसी राजदारी। उसकी बात सुनकर यशवंत सिंह ने रूखा सा मुंह बनाकर हाँ में गर्दन हिलाई, मगर साफ लग रहा था कि उसे नासिर की तरफ से ये बेजवाज चुटकी नागवार गुजरी है। मैं इस नाजुक मरहले पर यशवंत सिंह की खफगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा मैंने गुफ्तगू की बागडोर खुद संभालते हुए कदरे सख्त लहजे में नासिर को सरजनिश की। कहा, ये कैसी बचकाना बातें कर रहे हो भांजे, कुछ अक्ल को हाथ मारो। बेशक दोनों सरदार उन ठेकों से अच्छा कमा रहे होंगे, मगर ये तो देखो कि वो दोनों कितना कठिन काम कर रहे हैं। मेरा ये गैर मुतवक्के रूप देखकर नासिर कुछ गड़बड़ा गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर लान तान जारी रखी। कहा, तुम्हें कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अफरादी कुव्वत इकट्ठी करना इतना आसान होता तो सरकार ये काम ठेके पर क्यों देती? तुमने खुद बताया था कि दोनों सरदार पूरे पंजाब और हरियाणा से मजदूर इकट्ठे कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा है ये काम कितनी मेहनत मांगता है। फिर ये भी तो सोचो कि तुम्हारे बयान के मुताबिक सरदार ज्ञान सिंह ने सिर्फ आदमपुर एयरबेस के ठेके के लिए 1 लाख रुपए के लगभग कैश सिक्योरिटी जमा करवाई थी और पठानकोट के ठेके के लिए भी लगभग उतनी ही कैश सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें पता नहीं अपनी कितनी अमलाक बेचनी पड़ेंगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना यशवंत भैया? मैं इस दौरान में यशवंत सिंह के बदलते असरात का बगौर मुशाहिदा कर रहा था और मुझे वाज़े तौर पर अंदाजा हो रहा था कि नासिर पर मेरी डांट फिटकार के हर लफ्ज़ के साथ उसका खून बढ़ रहा है और उसका चेहरा खुशी से खिलता जा रहा है। मेरा सवाल सुनकर उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तभी नासिर ने धीमे लहजे में मुझे मुखातिब करके कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ मामू जान, मैंने तो महज मजाकन ये बात कही थी। मैंने अपने लहजे की सख्ती में बस ज़रा सी कमी करते हुए बात जारी रखी। कहा, तुम बेशक कारोबार में बहुत अच्छे हो, लेकिन दूरंदेशी और दुनियादारी की तुम में अभी काफ़ी कमी है। ये बताओ, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि इन हसास प्रोजेक्ट्स के लिए अफरादी कुव्वत की लगातार सप्लाई कितनी ज़रूरी है? और अगर वो दोनों अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर सके तो सरकार ये 2 लाख रुपया जब्त कर लेगी और अर्जुन सिंह जैसी बड़ी हस्ती भी ये भारी माल उन दोनों को वापस नहीं दिलवा सकती। मेरी बात पूरी होने पर नासिर ने शर्मिंदगी से सर झुकाने पर इक्तिफा किया। ताहम मेरी ख्वाहिश और कोशिश के ऐन मुताबिक ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह के हक में मेरी दलाइल से भरपूर जोरदार तकरीर कारआमद रही। यशवंत सिंह ने दोस्ताना लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा, आप तो बहुत समझदार और इंसाफ पसंद इंसान निकले मुराद जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बल्कि मुझे अब नासिर भैया से भी कोई शिकायत नहीं है।
क्योंकि इनकी वजह से आप जैसे सोने जैसे इंसान से मेरी मुलाकात हो गई है। ये सुनकर नासिर ने एक बार फिर जोशीले लहजे में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना यशवंत भैया, मुराद मामू वाकई खरा सोना है। मेरे ननियाल में सब इनकी समझबूझ की वजह से इनसे सब अहम मामलात में मशवरे लेते हैं और खानदान बल्कि मोहल्ले वाले भी अपने झगड़ों में इन्हें सालसी बनाते हैं। उसकी बात सुनकर यशवंत सिंह ने सताइश भरे अंदाज में गर्दन को जुम्बिश दी। तभी नासिर ने अपने लहजे में उदासी भरते हुए कहा, मगर इतने ज़हीन और बासलाहियत इंसान होने के बावजूद ये पिछले 6 महीनों से बेरोजगार हैं। ये रुई के एक कारखाने में सुपरवाइजर थे जो 6 माह पहले बंद हो चुका है और कोशिश के बावजूद इन्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल सकी। ये सुनकर मैंने गोया शर्मिंदगी और जासियत से अपना सर झुका लिया। नासिर ने एक नज़र यशवंत सिंह के चेहरे पर डाली जहां अफसोस के आसार नुमाया थे। नासिर ने बात आगे बढ़ाई, बोला, इनके घरेलू हालात इतने खराब हैं कि बर्तन तक बेचकर खा चुके हैं, मगर मसला यह है कि मुराद मामू खुददार भी बला के हैं। हमारी सरतोड़ कोशिश के बावजूद माली मदद तो दरकनार, 1 रुपया भी उधार लेने के लिए तैयार नहीं है। एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि मुझ पर और मेरे बच्चों पर बगैर मेहनत की कमाई का एक धेला भी हराम है। यह सुनकर यशवंत सिंह ने सताइश भरे लहजे में कहा, यानी मुराद जी समझदार और मामला फहम होने के साथ बेहद गैरत वाले भी हैं, मगर तुम फिक्र न करो, अब इन्हें अच्छी सी नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह को इस वक्त मेहनती और ईमानदार लोगों की शदीद जरूरत है। मैं इनके बारे में बताऊंगा तो वो इन्हें खुशी खुशी मुलाजिमत दे देंगे। ये सुनकर मैंने आजिज़ाना लहजे में कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यशवंत भैया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं सख्त से सख्त मजदूरी भी दिल लगाकर करूंगा और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस पर यशवंत सिंह ने कहा, कैसी बात करते हो मुराद भैया, आप जैसे पढ़े लिखे और समझदार इंसान को हम मजदूर थोड़ी लगाएंगे। मैं ज्ञान सिंह को कहूंगा कि आपको मजदूरों का सुपरवाइजर लगा दें। आपको बस मजदूरों के काम की निगरानी करनी होगी और उनकी हाजिरी का हिसाब किताब रखना होगा। कभी कोई और मसला पैदा हो तो उसे भी सुलझा लेना। आपको मजदूरों से दुगनी तनख्वाह मिलेगी, रिहाइश और खाना पीना भी मुफ्त होगा। आपको मंजूर हो तो मैं अभी आपको छुट्टी के साथ ज्ञान सिंह के पास मधुपुर भेज देता हूँ। यह सुनकर नासिर ने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल मंजूर है यशवंत भैया, आप जल्दी से चिट्ठी लिख दें। मैं अभी मुराद मामू के साथ मधुपुर रवाना हो जाता हूँ। अपना दाव बिल्कुल ठीक पड़ते देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मेरी हिकमत अमली को कारगर करवाने में नासिर ने भी बहुत मौसर किरदार अदा किया है। अब बस बात बनने ही वाली है। मगर तभी यशवंत चिट्ठी लिखने के लिए कलम उठाते उठाते ठहर गया। नासिर ने चौंक कर उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरी तशवीश भरी नजरें भी यशवंत के तासुरात का जायजा ले रही थी। वो पेशानी पर सिलवटें डाले कुछ सोच रहा था। फिर वो कलम दवात में वापस रखते हुए बोला, मगर अभी मधुपुर जाने का कोई फायदा नहीं। ज्ञान सिंह जी का वहां मिलना मुश्किल है। उन्होंने अपने मवेशी आसपास के कई कस्बों और शहरों की मंडियों में बिकने के लिए भिजवा रखे हैं। वो उन मवेशी मंडियों में कहीं भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, वो आज किसी भी वक्त जालिंधर का भी चक्कर लगा ले। उसकी बात सुनकर मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान पुरसुकून रखते हुए कहा, फिर तो वाकई मधुपुर जाने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, क्या आप हमें ज्ञान सिंह जी के छोटे भाई ध्यान सिंह जी के नाम चिट्ठी लिख कर दे सकते हैं? मेरे लिए तो एक ही बात है, मैं आदमपुर की बजाय पठानकोट में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। मेरी बात सुनकर नासिर ने भी जोश से सर हिलाया, बोला, ये भी ठीक रहेगा, आप ध्यान सिंह के नाम चिट्ठी लिख दें। उसके साथ तो वैसे भी मेरा गहरा याराना है। हम अभी पठानकोट की तरफ रवाना हो जाते हैं, कोई 70 मील का तो फासला है, हम 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस पर यशवंत सिंह ने इत्मीनान से हाँ में सर हिलाया। बोला, अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ध्यान सिंह को तो वैसे भी अच्छे बंदों की ज्यादा जरूरत है। हम दोनों की तरफ से रजामंदी के इजहार के बाद यशवंत सिंह ने एक बार फिर चिट्ठी लिखने के लिए कलम उठा लिया। चंद मिनट के बाद उसने वो चिट्ठी एक खाकी लिफाफे में डालकर मेरे हवाले कर दी। हम दोनों ने पुरजोश इजहार तशक्कुर के साथ उससे रुखसत तलब की। हम दोनों जीप में बैठकर जालिंधर से पठानकोट जाने वाली सड़क पर चढ़े तो मैंने नासिर से पूछा, ये यशवंत सिंह क्या चीज है भैया? क्या इसकी चिट्ठी में इतना असर होगा कि ध्यान सिंह पढ़ते ही उसकी सिफारिश पर जूं का तू अमल कर दे? मेरी बात सुनकर नासिर ने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, दरअसल मुझे आपको यशवंत सिंह के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। ये ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह का तायाजाद भाई होने के साथ साथ उनकी इकलौती बहन का शौहर यानी उनका बहनोई है। इसका उनके खानदान में बहुत असर रसूख है। पहले मधुपुर में अपनी और उन दोनों की ज़रई ज़मीनों और मवेशियों का सारा नज़्म नस्क यही संभालता था। फिर ज्ञान सिंह का जालिंधर में कारोबार बहुत ज़्यादा फैल गया तो उसने अपने बहनोई को बुलाकर यहाँ के सारे कारोबार का मैनेजर बना दिया।
इसलिए ये दोनों उसकी बात कम ही टालते हैं। मैंने कहा फिर तो उसका एतमाद दुरुस्त है, इसका मतलब है कि हमने उस पर अपना जाल ठीक ही फेंका है। मेरी बात सुनकर वो हंसा, बोला मुझे क्यों हार पहना रहे हो जमाल भैया, ये सारी कारगुजारी तो तुम्हारे अकेले की थी। तुमने उसकी हिमायत में मेरी खिंचाई करके उसका दिल खुश कर दिया, वरना हमारा काम इतनी आसानी से न बनता। मैंने कहा तुमने भी बहुत अच्छी तरह बात निभाई है। वैसे जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आदमपुर की बजाय मेरा पठानकोट एयरबेस जाना मेरे मकसद के लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा। नासिर ने पुरजोश लहजे में कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। वैसे भी आदमपुर की बजाय बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर आपकी पठानकोट रवानगी में यकीनन रब्बे जुल जलाल की कोई मसलहत पोशीदा होगी। मैं उसकी खुशफहमी के बरहक होने की दुआ ही कर सकता था। धूप तेज होने के साथ गर्मी बढ़ रही थी। नासिर ने घंटे भर के सफर के बाद ब्यासपुर नामी कस्बे में जीप रोककर मुझे बहुत ही लजीज लस्सी पिलाई। हमारा सफर एक बार फिर शुरू हुआ और सरसब्ज खेतों और खलियानों के दरमियान आगे बढ़ती सड़क पर कोई 1.5 घंटे काफी तेज रफ्तार सफर के बाद हम पठानकोट शहर की हुदूद में दाखिल हो गए। सरसब्ज बागों से घिरी मरकजी शाहराह पर सफर करते हुए कोई 1 मील आगे एक दरिया पर बने पुल के पास पहुंचे। वहां नस्ब एक बोर्ड से पता चला कि वो चक्की दरिया है। पुल पर से गुजरकर सड़क गुंजानाबाद शहरी इलाके में दाखिल हुई। कुछ ही फासला तय करने के बाद हम एक दोराहे पर पहुंच गए। वहां से मरकजी शाहराह बाईं तरफ मुड़ गई थी, जबकि एक कदरे कम कुशादा सड़क दाएं तरफ जा रही थी। यहाँ पहुंचकर नासिर ने एक किराने की दुकान नुमा मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रोक दी। मैंने नासिर को जीप में ही बैठे रहने का इशारा किया और खुद मेडिकल स्टोर में दाखिल हुआ। काउंटर के अकब में मौजूद अधेड़ उम्र शख्स ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया। जवाबी प्रणाम करके मैंने पंजाबी में सवाल किया, सरकार हमें पटेल चौक ढिंगू रोड का पता समझा सकेंगे आप? जवाब में पहाड़ी लहजे वाली पंजाबी में पुरजोश लहजे में कहा गया, जी बाबूजी जरूर समझाऊंगा। आप गालिबन डॉक्टर चितनिया से मुलाकात के लिए आए हैं। फिर उसने मेरी तरफ से तस्दीक या तरदीद का इंतजार किए बगैर कहा, आप बाईं तरफ मुड़कर उसी बड़ी सड़क पर कोई 1.5 फरलांग चलेंगे तो एक चौराहा आएगा। उस चौराहे पर बड़ी सड़क को काटने वाली छोटी सड़क ही ढिंगू रोड कहलाती है। आप लोगों को पटेल चौक जाना है तो गाड़ी दाईं तरफ मोड़ेंगे। कोई 1.5 मील चलने के बाद एक और चौक आएगा। बस उस चौराहे से दाएं हाथ मुड़ेंगे तो सीधे पटेल चौक पहुंच जाएंगे। वहां आपको डॉक्टर चितनिया का पता मिल जाएगा। मैंने डॉक्टर चितनिया के बारे में वजाहत किए बगैर उसका शुक्रिया अदा किया और जीप में आ बैठा। मेरे इशारे पर नासिर ने जीप उसी मरकजी शाहराह पर आगे बढ़ा दी। मुझे मालूम था कि अगर हम उसी शाहराह पर आगे बढ़ते जाएं तो दरियाई रावी और फिर आगे दरियाई तवी पार करके जम्मू पहुंच जाएंगे। बहरहाल ढिंगू रोड पर एक बार मजीद रहनुमाई हासिल करके पटेल चौक पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमें ध्यान सिंह का ठिकाना ढूंढने में ज्यादा मुश्किल पेश न आई। दाएं हाथ पर पहली ही गली में कोई 100 गज आगे बढ़ने के बाद एक ऊंची दीवार वाले अहाते के खुले फाटक में जीप दाखिल करने के बाद नासिर ने दीवार की तरफ रुख करके जीप रोक दी। फिर मुझे उतरने का इशारा किया। इस दौरान में मेरी नजरें इर्द गिर्द का पूरी तरह जायजा ले चुकी थी। कोई 100 गज लंबाई और चौड़ाई वाले अहाते में 2 जीपें, एक फिएट कार और 3 आर्मी से फारिग शुदा 2.5 से 3 टन वाले बेडफोर्ड ट्रक खड़े थे। बाईं तरफ आके वसीउ अरीज 2 मंजिला इमारत बज़ाहिर कोई कारखाना दिखाई दे रही थी। नासिर मुझे साथ लिए बेफिक्री से एक बड़े से दरवाजे से इमारत में दाखिल हुआ। अंदर नजर डालते ही मुझे पता चल गया कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। वो इमारत किसी जमाने में गालिबन रुई साफ करने का कारखाना रही होगी। तमाम मशीनें वहां से उखाड़ी जा चुकी थीं, अलबत्ता उनकी तनसीब की अलामात बाकी थीं। अब इस जगह पर एक दूसरे के ऊपर रखी बिल्कुल नई चारपाइयों के 4 कद्दे आदम ढेर दिखाई दे रहे थे। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये चारपाइयां पठानकोट एयरबेस पर शेड्स वगैरह की तामीर के लिए इकट्ठे किए जाने वाले मजदूरों की शब बसरी के काम आती होंगी। सामने मौजूद 3 बड़े और 2 छोटे कमरों में से किसी में शायद उन चारपाइयों पर बिछाए जाने वाले बिस्तरों का भी गोदाम होगा। ताहम मुझे हॉल की छत पर एक भी पंखा दिखाई न दिया। इसका मतलब यही हो सकता था कि रात होने पर ये चारपाइयां कतार दर कतार बाहर वाले अहाते में बिछा दी जाती होंगी। इस असना में नासिर वहां मौजूद एक कारिंदे से गालिबन ध्यान सिंह के बारे में पूछ चुका था। उसने नासिर को एक बड़े कमरे के खुले दरवाजे की तरफ जाने का इशारा किया था। नासिर ने मेरे बाजू पर हाथ रख कर आगे बढ़ने का इशारा किया। मैंने नासिर को पहले कमरे में दाखिल होने का मौका दिया। फिर मैंने उसकी पैरवी की। मैंने देखा कि सामने दीवार के साथ बिछी बड़ी सी मेज के अकब में बराजमान कोई 31-32 बरस का गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा सरदार एक बड़े से रजिस्टर पर झुका हुआ है। उसकी महवियत इतनी गहरी थी कि हमारी आहट भी महसूस न कर सका। मैंने एक नजर नासिर के चेहरे पर डाली और वहां खेलती पुरजोश मुस्कुराहट देखकर अंदाजा लगाया कि यही शख्स ध्यान सिंह हो सकता है। ऐन उसी वक्त नासिर धीरे से खनकारा।
ध्यान सिंह ने चौंक कर सर उठाया और नासिर के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरत और मुसर्रत के मिले जुले जज्बात से फैल गईं। वो अगले ही लम्हे इतनी उजलत और बेताबी से उठकर खड़ा हुआ कि कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई। ताहम वो उसे नजरअंदाज करके नासिर की तरफ बढ़ा। इस दौरान में नासिर भी कुछ आगे बढ़ चुका था। ध्यान सिंह ने उसे जोर से सीने से लगाकर भींच लिया। वो इस दौरान में साथ साथ नारे लगाने के अंदाज में कह रहा था, ओ भाइया नासिर भट्ट, तू ऐथे, सत श्री अकाल, जी आया नू। नासिर ने भी जवाब में गर्मजोशी से सत श्री अकाल का नारा लगाया। उन दोनों के दरमियान ये खुलूस और अपनायत देखकर मुझे सचमुच हैरत हुई। नासिर ने अपनी गुफ्तगू में ध्यान सिंह से इतनी जगानगत का कोई इशारा नहीं दिया था। अगर उन दोनों के दरमियान इतनी गहरी दोस्ती थी तो उसे यशवंत सिंह से सिफारशी चिट्ठी लिखवाने की क्या जरूरत थी। मैंने उन सवालों का जवाब बाद के लिए टाल दिया और उन दोनों की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो दोनों कुछ देर लिपटे गिले शिकवे करते रहे। नासिर ने बताया कि वो चंद दिन पहले जालंधर आया था, मगर ध्यान सिंह की अदम मौजूदगी की वजह से मुलाकात न हो सकी। बिलाखिर उन दोनों का जोश खरोश कुछ धीमा पड़ा और वो एक दूसरे से जुदा हुए तो नासिर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, इनसे मिलो, ये मेरी माँ के चचेरे भाई यानी मेरे मामू हैं। हम दोनों भाइयों का बचपन इन्हीं की गोद में गुजरा है। हमारे बुजुर्गों में अब बस इनका साया हमारे सरों पर बाकी रह गया है। ये सुनते ही ध्यान सिंह ने कहा, सत श्री अकाल मामा जी, और बिला तकल्लुफ इंतहाई गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। ध्यान सिंह के लहजे में खुलूस की फरावानी थी। वो हमें साथ लिए एक तरफ बिछे सोफों पर जा बैठा और निहायत अपनायत से नासिर को मुखातिब किया। बोला, तेरी बड़ी मेहरबानी भाई के मुझसे मिलने के लिए वक्त निकाला। लगता है यहाँ पठानकोट में भी किसी व्यापारी से लेन देन चल रहा है तुम्हारा। उसकी बात सुनकर नासिर ने नफी में सर हिलाया। बोला, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए खास तौर से पठानकोट आया हूँ। मुझे तुमसे एक मेहरबानी चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम मायूस नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर ध्यान सिंह ने गोया तड़प कर कहा, ये कैसी गैरों वाली बात कर दी नासिर भैया। मेहरबानी कैसी? तुम हुक्म करो कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं। तुम किसी काम से मेरे पास इतनी दूर आओ और मैं इनकार कर दूं? तुमने ये सोच कैसे लिया? नासिर ने मुनासिब अल्फाज में उसकी मोहब्बत और अपनायत सराहने के बाद मेरी यानी अपने बेरोजगार मामा जी की काबिलियत और तजर्बे का तस्करा करके भर्ती कर लेने की बात की। ध्यान सिंह ने एक लम्हा सोचे बगैर हामी भर ली और मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मजदूरों का सुपरवाइजर मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया और साथ ही माकूल तनख्वाह और मुफ्त 3 वक्त के खाने और रिहाइश की सहूलत देने का ऐलान भी कर दिया। नासिर ने नजर बचाकर मेरी तरफ देखा और शरारत से आंख दबा दी। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि उसने यशवंत सिंह की सिफारशी चिट्ठी जेब से निकालने की जहमत ही नहीं की थी। तय ये पाया कि आज और अभी से मेरी मुलाजमत का आगाज हो चुका है। मैं अगली सुबह ही मजदूरों की निगरानी के लिए साइट पर जाऊंगा। नासिर मुझे यहीं छोड़कर वापस लौट जाएगा। मैं अपने चंद जोड़े पहले ही एक कैनवस बैग में साथ लेकर आया था। ध्यान सिंह ने हाथ के हाथ एक कमरे में मेरे कयाम का बंदोबस्त कर दिया। कमरे की छत पर नया नकोर पंखा नस्ब था। दीवारों के साथ साफ सुथरे बिस्तरों वाले 2 पलंग भी बिछे हुए थे। कमरे के आसार बता रहे थे कि वहां गालिबन उसका कोई कारिंदा पहले से मुकीम है। मेरी नजरें पढ़कर ध्यान सिंह ने कहा, यहाँ हमें मजदूर मुहैया करने वाला ठेकेदार अभिमान दुबे रहता है, मगर वो हफ्ते 10 दिन में एक आध रात ही यहाँ ठहरता है। मैंने इस बात में सर हिलाया। ध्यान सिंह ने एक अलमारी खोलकर मेरा बैग अंदर रखवाया और मुझे उन दोनों पलंग में से एक अलॉट कर दिया। तभी नासिर ने मुझे मुखातिब करके कहा, मामा जी अब तो खुश हो, आपका काम बन गया, अब मुझे घर वापसी की इजाजत दें। इस पर ध्यान सिंह ने उसे एहतजाज भरे लहजे में मुखातिब किया। बोला, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो भैया, ऐसी भी क्या जल्दी है? वैसे भी तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो तो मेरी इजाजत लेकर ही वापस जा सकते हो। आज रात यहीं रुक जाओ, शाम को मौज मस्ती करेंगे और रात को गपशप लगाएंगे। फिर हम अपने काम पर लग जाएंगे और तुम मंडी गोविंदगढ़ वापस रवाना हो जाना। नासिर ने इसरार करना चाहा मगर ध्यान सिंह ने उसकी एक न चलने दी। उसने हम दोनों को वहीं आराम करने का मशवरा दिया और खुद अधूरा काम निपटाने चला गया। उसके रुखसत होते ही मैंने नासिर को मुखातिब किया। कहा, मुझे तुम्हारी ये सियासत समझ नहीं आई भैया। अगर यशवंत सिंह की सिफारशी चिट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी थी तो उसकी मिन्नत समाजत क्यों की? मेरी बात सुनकर उसने कहका लगाया और फिर कहा, तुम इतने समझदार हो मामा जी, फिर भी इतनी सी बात नहीं समझे। बहुत सीधी सी बात है। हम सब की तरह यशवंत सिंह की भी एक अना है जिसकी वो तस्कीन चाहता है। ज्ञान सिंह और ध्यान सिंह की तरफ से बहुत से इख्तियारात सौंपे जाने के बावजूद फैसले की असल ताकत तो इन दोनों के पास ही है। लेकिन अगर वो मुझ पर जाहिर करना चाहता है कि वो मालिकान में से एक है तो मुझे उसकी अना की तस्कीन के लिए ये तस्लीम करने में क्या मसला है? वो सिफारशी चिट्ठी लिख कर देना चाहता था तो मैं क्यों उस पर इतना रोब झाड़ता कि ध्यान सिंह तो मेरा जिगरी यार है और मुझे तुम्हारी सिफारशी चिट्ठी की जरूरत नहीं। नासिर की दलील बहुत मुनासिब थी।
मुझे तस्लीम करना पड़ा कि वो बज़ाहिर सीधा साधा कारोबारी नौजवान इंसानी नफ्सियात की उम्दा समझ रखता था।